अब देखो यहाँ पे लास्ट लाइन पढ़ रही हूँ पहले मैं क्वेश्चन की। कंप्यूट टोटल इनकम। पिछले क्वेश्चन में बोला था कि इनकम सिर्फ कौन से हेड की निकालनी है, पीजीडीपी की। अब उन्होंने मुझे क्या बोला है, अब इसकी प्रेजेंटेशन हम अलग तरीके से करेंगे। टोटल इनकम निकालनी है मिस्टर राजू की, एज्यूमिंग ही पेज टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। तो न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। सोचो कितनी एनर्जी लगती होगी दो स्कीम में क्वेश्चन सॉल्व करने में। अभी तुम एक हेड एक इनकम में परेशान हुए रखते हैं। मिस्टर राजू क्या है एक, तो अगर ओल्ड स्कीम होती, मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी देखना था, बट उन्होंने बोल दिया कि न्यू स्कीम है, तो अब मुझे सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन देखनी है, एडिशनल डेप्रिसिएशन देखनी है। उन्होंने हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट दिया है। यहाँ से हमें पता चल रहा है सारे बिजनेस के खर्चे हैं, बिजनेस की इनकम्स हैं। उसके बाद हमें पहली चीज दिखी एसजीएसटी पेनल्टी, अलाउड है कि नहीं? जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस की पेनल्टी नहीं है, बाकी सारी चीजें मोटा मोटा अलाउड दिख रही है। देन उसकी दो इनकम्स हमें दिख रही है। एक इनकम है डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज, ये तो कौन से हेड की है? इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इंटीग्रेशन। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर यहाँ से तो माइनस हो जाएगी, है ना? यहाँ से तो एग्रीकल्चर की इनकम माइनस होगी क्योंकि वो बिजनेस की इनकम नहीं है। अगर क्वेश्चन ने टैक्स लायबिलिटी पूछा होता तो हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ती। थैंकफुली क्वेश्चन ने टोटल इनकम पूछा। नहीं तो अगली शीट बनती है, पहली शीट बनती है इनकम की, दूसरी शीट बनती है टैक्स की। इसमें टैक्स की शीट अभी बनानी नहीं, ठीक है ना? पहला पॉइंट कहते हैं एडमिन एक्सपेंसेस में 46,000 की कमीशन उसने अपने ब्रदर को दी है। मार्केट रेट के अकॉर्डिंग जो कमीशन है वो 36,000 है। कौन सा सेक्शन? सारे अपने भाइयों को ज्यादा पैसे देते हैं। 48 टू रिलेटिव को अगर आमदनी से ज्यादा पेमेंट करोगे। असेसी ने 33,000 कैश में दिए ट्रांसपोर्ट कैरियर को। ये अमाउंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूडेड है। assume that the provisions of TDS are not applicable to payment. बताओ सेकंड पॉइंट पर क्या करें? 48 अलाउड है कि डिसअलाउड है? क्यों अलाउड है? आईसी की फेवरेट चीज है एक्सेप्शन की एक्सेप्शन पूछना। 10,000 से ज्यादा कैश का खर्चा अलाउड नहीं है, पर ट्रांसपोर्टर के केस में रूल क्या है? इट इज एन अलाउड एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट कहते हैं 4,000 पर मंथ की हमने सैलरी दी है स्टाफ को एंड इट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दोबारा से पढ़ो और सोचो क्या कुछ हो सकता है। मान लो ये तुम्हारा क्लाइंट है और ये तुम्हें बोलता कि मैंने अपने स्टाफ को एक सैलरी दी है 4,000 पर मंथ की, पर मैं उसे बुक्स में लिखना ही भूल गया। पॉइंट नंबर 3, ये आपका क्लाइंट है राजू, एक मैन्युफैक्चरर। फोर्थ पॉइंट के बारे में बताओ, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? क्या करोगे आप लोग? हाँ जी, अलाउड एक्सपेंस की तरह माइनस कर दोगे। खर्चा रिकॉर्ड करना भूल गया, बेसिकली इतना सोचने की क्या बात है, माइनस हो जाएगा। अब मान लो आप असेसिंग ऑफिसर, आप कितने किसी के घर रेड की, कहता मेरे पीएनएल में ना मैं 4,000 का खर्चा लिखना भूल गया। अब आप क्या करो? अब आप टैक्स लेना चाहते हो, अब आप क्या बोल के टैक्स लोगे? सिर्फ डिसअलाउ करोगे, कुछ और भी कर सकते हो? चार्ज कर सकते हो। कहाँ पे, कौन से सेक्शन की पेनल्टी? खर्चा नहीं लिखा, हम उसकी पेनल्टी लेंगे? अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, अनडिस्क्लोज्ड एक्सपेंडिचर। याद है बेसिक कंसेप्ट्स में पढ़ा था, 78% पे टैक्स लगता है। ये क्या है? अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। अगर कोई ऐसा खर्चा आ रहा है जैसे कहता मैं लिखना ही भूल गया, उसकी दो assumptions लगाई जा सकती है। एक तो कि जेन्युइन वो एक्सपेंस को लिखना भूल गया, उसे अलाउ कर दो। एक ये भी है कि ये तुम्हारी अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, बीइंग एन अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। तो अब इसके ऊपर टैक्स कितना देना पड़ेगा? 78%। 60% प्लस 25% प्लस 4%। याद नहीं आया कौन सा टॉपिक में बात कर रहे थे बच्चे? फर्स्ट चैप्टर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था अनडिस्क्लोज्ड इनकम।
उसमें हम लोगों ने पढ़ा था अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मान लो किसी पर्सन के घर पे ऑडी कार खड़ी है, एओ ने पूछा कहाँ से पैसे आए, उसके पास कोई आंसर ही नहीं है। याद आया? बाकी सबको याद आ गया? ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ रखा है फर्स्ट चैप्टर में, बिल्कुल 78% पे टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट, और बुक में दोनों तरीके से सॉल्व कर रखा है। बैंक टर्म लोन इंटरेस्ट एक्चुअली पेड इज 20,000 एंड बैलेंस वाज पेड इन नवंबर 25। फोर्थ पॉइंट का बताओ क्या करोगे? बैंक से हमने लोन लिया था, उसको इंटरेस्ट मार्च तक, हाँ बिल्कुल ठीक है, 43B में फाइटर आएगा, मतलब था इंटरेस्ट। सिर्फ पेमेंट बेसिस पे अलाउड है, आईटीआर की डेट देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आईटीआर के चाहे ऑडिट होना चाहे नहीं, लास्ट डेट तो क्या है 31 अक्टूबर। इसने कब पे किया? नवंबर। चाहे ऑडिट होना चाहे नहीं है तो पक्का ही क्या हो गया? दिसंबर। फिर कहते हैं हाउसिंग लोन प्रिंसिपल रीपेड ड्यूरिंग द ईयर इज 50,000 एंड इट रिलेट्स टू अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय हिम इन प्रीवियस ईयर 23-24 पर सेल्फ ऑक्यूपेशन। उसने अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस के लिए कोई घर खरीदा था, उसका प्रिंसिपल पे किया है 50,000, इंटरेस्ट पे किया है 23,000। हाउसिंग लोन वाज टेकन फ्रॉम कैनरा बैंक। These amounts were not dealt within the P&L given above. ऊपर वाले P&L में हमने कहते हैं इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया, पर क्या आपको लगता है कि हाउस प्रॉपर्टी में इसका कोई भी ट्रीटमेंट होगा? ध्यान से पढ़ो फिफ्थ पॉइंट। ऊपर वाले P&L में तो कोई ट्रीटमेंट किया ही नहीं, पीजीबीपी से इसका लिंक ही नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी में बताओ इसका मैं क्या करूं? पर हमने क्वेश्चन न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग करना है। न्यू स्कीम में सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता, ओल्ड स्कीम में सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट अलाउड होता। अगर एक क्वेश्चन ओल्ड स्कीम का होता तो हम सेल्फ ऑक्यूपाइड का 23,000 का इंटरेस्ट क्या करते हैं? अलाउड करते, पर न्यू स्कीम में हमें से इग्नोर करें। प्रिंसिपल का भी कोई ना कोई काम आता ओल्ड स्कीम में। होम लोन का जो प्रिंसिपल पे किया है ओल्ड स्कीम में हमारे काम आता, 80C की रिडक्शन मिल जाती होम लोन का प्रिंसिपल। पर क्वेश्चन न्यू स्कीम क्या, तो रिडक्शन कोई मिलनी ही नहीं। तो अगर ओल्ड स्कीम का क्वेश्चन होता, इस पॉइंट के दो एडजस्टमेंट्स थे, इंटरेस्ट हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बनता एंड 50,000 रुपीज 80C की रिडक्शन मिलती। ठीक है ना, सब मिलके तो पास हो ही जाओगे, कुछ किसी को आता है कुछ किसी को आता है। आगे देखो, डेप्रिसिएशन का ओपनिंग ब्लॉक 11,90,000। एडिशंस कितनी की है? टोटल एडिशंस कितनी की है? हमें उनकी टोटल इनकम निकालनी है, एज्यूमिंग ही पेज टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। मुझे सही डेप्रिसिएशन निकाल के दे दो पहले। सही निकालना, कोई गलती नहीं करना है। तो क्वेश्चन में उन्होंने इंफॉर्मेशन घुमा के आके दी है। टोटल परचेजेस कितनी है? 4 लाख की। उसमें से मोर देन 180 डेज वाली कितनी है? 2 लाख की। तो लेस देन 180 डेज वाली कितनी हो गई? 2 लाख। तो 13,90,000 पे तो 15% की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। 2 लाख पे 15% का, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिर्फ डिस्कशन नहीं है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आंसर नंबर 9। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम of Mr. Raju
फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 अंडर सेक्शन 115 मुझे ये सब कुछ चाहिए ही चाहिए। जो भी शीट तुम बना रहे हो उसका नाम लिखो कि हम इनकम कंप्यूट कर रहे हैं, हम पीजीबीपी की इनकम कंप्यूट कर रहे हैं, कौन से साल की कर रहे हो, जो ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग कर रहे हो न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग कर रहे हो। अब उसके बाद इस केस में इस पर्सन की दो हेड्स बनते थे, एक पीजीबीपी हेड की इनकम आ रही थी और एक अदर सोर्सेस की। पहले हम फर्स्ट लाइन लिखेंगे इनकम अंडर द हेड पीजीबी। P&L गिवन है, इनडायरेक्ट अप्रोच के साथ चलेंगे। नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। नेट प्रॉफिट गिवन है 5,000। अब एक ही टाइटल ट्रेडिंग और P&L अकाउंट से लेते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, और यहाँ तक हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एडमिन चार्जेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, सब कुछ पीजीबीपी से रिलेटेड है, कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद SGST पेनल्टी, तो एड SGST पेनल्टी being violation of law एग्जैक्टली हमने इनकम टैक्स एक्ट का वर्ड क्या याद किया था कि अगर आप कोई भी ऐसा एक्सपेंस करोगे जिसमें आप रूल को वायलेट कर रहे हो। मैंने डॉक्टर वाली की एग्जांपल भी दी थी। डॉक्टर कमीशन ले रहा है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए, टेस्ट प्रिस्क्राइब करने के लिए, तो वो भी एक्सपेंस कंपनी को अलाउ नहीं होगा। अमाउंट है 5,000। जीएसटी पेड 1,10,000 अलाउड है। जनरल एक्सपेंसेस अलाउड है। इंटरेस्ट टू बैंक ऑन मशीनरी टर्न, बिजनेस के लिए यूज हो रही है मशीनरी, अलाउड है। इस पॉइंट पे ना पर एक और पॉइंट आता है, अगर उन्होंने लिखा होता कि ये मशीनरी अभी तक खुद तो यूज ही नहीं, फिर हम ये 60,000 का इंटरेस्ट पीएनएल में ना, पर हम ये 60,000 कहाँ पे लेके जाते हैं, ब्लॉक में, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे उन्होंने मुझे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी किस चीज से रिलेटेड है ना। पर वो उन्होंने बोला मशीनरी टर्म तो दिमाग में आपके बात आनी चाहिए। अगर इसके बारे में फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती हम उस तरीके से डेप्रिसिएशन हम आगे अपनी कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये डिसअलाउड होगा। तो 2 लाख की डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, डिसअलाउड। इनकम साइड, डिविडेंड की इनकम है 15,000, एग्रीकल्चर की इनकम है 1,80,000 लेस लेस इनकम ऑफ अदर हेड्स credited to P&L, dividend from domestic company 15,000 less exempt income आगे चले। अब आते हैं एडजस्टमेंट्स में। सबसे पहले एडमिन चार्जेस में 46,000 ब्रदर को दे रखे हैं। कमीशन पर मार्केट रेट के अकॉर्डिंग बनती है 36,000।
हम क्या करेंगे, एड कमीशन पेड टू ब्रदर, जो कि एक रिलेटिव है, is allowed under section 48(2). लेकिन ऐसे अच्छा भी नहीं लगेगा ना कि कोई सीधे बन गया और इतने बेसिक सेक्शन उसे नहीं आ डेप्थ में सेक्शन नहीं आता, अलग बात है, पर कई चीजें तो एबीसी है ना हमारी, ये तो हमारी तो एबीसी ही है इनकम टैक्स की, ये कैसे नहीं आ, ये तो याद करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट, असेसी ने 33,000 दिए हैं ट्रांसपोर्ट कैरियर को, ये अमाउंट कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो सिर्फ वर्किंग नोट में लिख लेंगे कि 48(3) में वैसे कैश एक्सपेंस अलाउड है 10,000, बट ट्रांसपोर्टर को कितना अलाउड है, अप टू 35,000, दिस अमाउंट इज अलाउड। उसके बाद 4,000 पर मंथ दिया है सैलरी टू स्टाफ थ्रू आउट द ईयर एंड दिस हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैसे, हम अपनी असम्पशन के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, दोनों तरीके से लिख के दिखाते हैं कैसे लिखते हैं। एक हम लिखेंगे